गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलाइड कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि 11th क्लास के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट जो एग्जाम हमारा किसका है, इकोनॉमिक्स का है। तो हम इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, उसमें सीखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट्स में डिवाइड आएगा। आपका जो सेक्शन ए होगा स्टैटिक्स होगा, 40 नंबर वेटेज कैरी करेगा, और जो हमारा सेक्शन बी होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, जो कितने नंबर का वेटेज कैरी करेगा, ये हमारा वेटेज कैरी करेगा 40 नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास 40 नंबर का स्टैट्स और 40 का क्या आएगा, हमारा माइक्रो आएगा। अब इसमें जो होगा आपका जो स्टैट्स होगा, इसमें टोटल कितने एमसीक्यू होंगे, 10। हमारे पास जो माइक्रो होगा उसमें टोटल कितने एमसीक्यू होंगे, 10। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने होंगे, हमारे 20 एमसीक्यू होंगे। इसमें जो हमारे पास ये हमारा एमसीक्यू है, हमारे पास क्वेश्चन 3 नंबर के कितने होंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन 3 नंबर के स्टैट्स में आएंगे और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के किस में आएंगे, माइक्रो में आएंगे। फिर हमारे पास टोटल 4 नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, देखो 3 क्वेश्चन 4 नंबर के स्टैट्स में आएंगे और 3 क्वेश्चन 4 नंबर के किस में आएंगे, हमारे माइक्रो के अंदर आएंगे। फिर हमारे टोटल 4 क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, तो हमारे पास 6 नंबर के 2 क्वेश्चन स्टैट में आएंगे और 2 क्वेश्चन किस में आएंगे, माइक्रो में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 17 क्वेश्चन स्टैट्स में होंगे और 17 क्वेश्चंस किस में होंगे, हमारे माइक्रो में होंगे। तो आपको टाइम क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग मैनेज करके जाना है कि आपको टोटल 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 3 घंटे के अंदर, जिसमें से 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए मिलेगा। अब देखो हमारे पास जो हमने पढ़ा है क्वेश्चंस काफी सिंपल से पढ़े, पूरा टॉपिक रीड किया है, बट क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे किया जाता है। देखो दिक्कत क्या आती है हमारे साथ, बेसिकली कि हम पूरा पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें फील होता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस वे में पूछा जा सकता है और प्लस में हर एक एमसीक्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अब देखो क्या है, हमारे पास 2 पार्ट्स स्टैट्स है और माइक्रो। आज हम माइक्रो करेंगे, उसके बाद जो पार्ट बी आएगा उसमें मैं आपको स्टैट्स करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन करने से पहले क्या करो, आप एक कॉपी निकाल लो, आप अपने मन के अंदर इन एमसीक्यू के आंसर टिक करना और प्लस में मैं जो आंसर बताऊंगा और लास्ट में मैच करना कि 10 एमसीक्यू में आपके कितने सही जा रहे हैं। अगर इस 10 एमसीक्यू में अगर आपके 7+ जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर 7+ नहीं जा रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को देखना, मैं मेक श्योर करूंगा कि 1 वीक बाद आपके 10 में से 9+ आपके 9 एटलीस्ट क्या हो पाएगा, एमसीक्यू में पॉसिबल हो पाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि जो पीपीसी होता है हमारा कनकेव होता है ओरिजिन का, क्यों होता है। तो हमने पढ़ा था एमआरटी के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पीपीसी जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, एमआरटी पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखना कि हमारा जो एमआरटी होता है कितना होता है, देखो 3 होता है एमआरटी का। सबसे पहला हमारा एमआरटी होता है क्या है, एमआरटी होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, मतलब कि हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। डेल्टा वाई सैक्रिफाइस को इंडिकेट करता है और डेल्टा एक्स किसको इंडिकेट करता है, गेन को इंडिकेट करता है। तो देखो हमारा जो एमआरटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमारा एमआरटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हमारा एमआरटी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखना कि एमआरटी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो जो हमारा पीपीसी होगा कैसा बनेगा, कनकेव। अगर एमआरटी हमारा डिक्रीज होगा तो पीपीसी कैसा बनेगा, कन्वेक्स। और अगर हमारा एमआरटी कांस्टेंट होता तो पीपीसी कैसे बनेगा, स्टेट। तो इसमें पूछा गया कि कनकेव क्यों होता है, तो देखो कनकेव क्यों होता है, इंक्रीज होने की वजह से। तो देखो एमआरएस है, एमआरएस का तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, एमआरटी देखना है। तो एमआरटी इंक्रीज कहां पे हो रहा है, सी में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हमारा पीपीसी कब होता है, हमेशा कनकेव होता है, नहीं हमेशा कनकेव नहीं होता है। पीपीसी का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा प्योरली डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमआरटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पीपीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक इकोनॉमी है ऑलवेज प्रोड्यूस कर रही है पीपीसी पे। अब देखो आपको बताना है कि हमारे पास जो इकोनॉमी होती है क्या हमेशा पीपीसी पे प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास एक डायग्राम था, देखो हमारे जो इकोनॉमी के तीन कंडीशन होती है। देखो एक होता है ये, एक होता है ये लाइन और एक होता है ये वाला। तो इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पे प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। बट आप देखोगे जो अंडर डेवलपिंग कंट्री होती है या जो गरीब कंट्री होती है वो अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती हमेशा। तो कहां पे प्रोड्यूस करती है, अंदर प्रोड्यूस करती है पीपीसी के अंदर। और अगर कंट्री अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करिए तो कहां पे करेगी, पीपीसी पे करेगी। तो यहां पे क्वेश्चन बोला गया कि क्या हमेशा करती है, नहीं हमेशा नहीं करती है, अंदर भी कर सकती है और पीपीसी पे भी कर सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा बोला गया है कि जो लड़ाई होती है उसकी वजह से पीपीसी लेफ्ट चला जाता है। तो यहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंक्रीज इन रिसोर्सेस और डिक्रीज इन रिसोर्सेस। तो देखो अगर हमारे पास कोई लड़ाई होती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे रिसोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, तो डिक्रीज होंगे तो हमारा जो पीपीसी होगा कहां पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट। और अगर रिसोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो पीपीसी कहां पे शिफ्ट होगा, राइट। तो यहां पे बिल्कुल हमारा अगर लड़ाई होती है तो रिसोर्सेस डिक्रीज होंगे और पीपीसी कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ट्रू है। तो यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, गलत स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है और फर्स्ट क्या हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको क्या करना, करेक्ट पेयर देखना है इसमें कॉलम ए में और कॉलम बी में। तो फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो शुड बी, वुड बी, ये सारे हमारे कौन से स्टेटमेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये तो हमारा गलत हो गया। देयर इज पॉवर्टी इन द कंट्री, फैक्ट की बात कर रहा है और फैक्ट से डीलिंग कौन करता है, देखो दो टाइप की इकोनॉमी है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। फैक्ट से डीलिंग करेगा पॉजिटिव और ओपिनियन से डील करेगा नॉर्मेटिव। तो यहां पे ओपिनियन की बात कही गई है जबकि ये क्या हमारा फैक्ट है। और नॉर्मेटिव किससे डील करता है, ओपिनियन से डील करता है। तो ये क्या है हमारा गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, तीन प्रॉब्लम था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और जो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम था हमारा किससे रिलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। तो बिल्कुल हमारा सी क्या दिखाता है, करेक्ट पेयर को इंडिकेट करता है। और देखो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी व्हाट टू प्रोड्यूस में नहीं होता है, किससे होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में होता है। तो ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पे अनुज है, अनुज के पास तीन ऑप्शंस है, आपको बताना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है आपके पास उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अनुज देखो किसको चुनेगा, अनुज चुनेगा 80,000 को चुनेगा और 80,000 को चुनने के लिए सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, 70,000 है। तो हमारा 70,000 क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है वही क्या होता है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस चैप्टर से। तो यहां पे आप देखोगे ये हमारा क्वेश्चन मार्केट इक्विलिब्रियम से, जिसमें बोला गया है कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे। तो यहां पे ये मेरा है डिमांड कब dx है और ये मेरा है सप्लाई कब sx है। देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब हमारे पास कि जो हमारा सप्लाई कब है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो कहां पे जाएगा, देखो लेफ्ट जाएगा। यहां पे ये हो गया हमारा डिक्रीज हो गया sx डैश, डिमांड कब भी डिक्रीज हो गया, इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा dx डैश, ये हमारा ओरिजिनल, देखो ये हमारा न्यू प्राइस है
और ये हमारा क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल प्राइस और ये वाला हमारा न्यू प्राइस है। अब देखते हैं क्या बोला गया है। ये हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, और ये हमारी क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा, ये हमारा क्यू डैश न्यू क्वांटिटी है। तो दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी। अब देखो दोनों कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन ये मेंशन नहीं किया इसमें कि कितना लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा कम हो रहा है डिमांड से, डिमांड ज्यादा कम हो रहा है सप्लाई से, या दोनों एक साथ कम हो रहा है, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम प्राइस के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, और प्राइस क्या रह सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, मेंशन करोगे तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया इसने कि डिक्रीज जो हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, एक साथ हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये खासकर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, आप एक बार रीड कर लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपने रीड कर लिया। तो यहां पे क्या है आपका, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंपोजिशन कर रहे हैं, प्राइस सीलिंग लीड टू एक्सेस सप्लाई। हमने क्या कर दिया, प्राइस सील कर दिया। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, देखो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, पहले समझो। ये मेरा है डिमांड कर्व dx, ये मेरा सप्लाई कर्व है, और ये मेरा है इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस पे ये क्वांटिटी क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा ना, उससे हम क्या करेंगे, कम प्राइस सेट करेंगे। ये हुआ, हमने प्राइस को कर दिया सील, P डैश कर दिया, ये है प्राइस सीलिंग है हमारा। अब देखो यहाँ पे प्राइस सीलिंग की वजह से क्या होगा, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन आ गया, देखो सप्लाई कम हो गया यहाँ पे, और डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सिचुएशन आ गई हमारी एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड। तो इंपोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग लीड टू एक्सेस सप्लाई, नहीं। प्राइस सीलिंग की वजह से क्या एक्सेस सप्लाई होता है, नहीं, एक्सेस डिमांड होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। जो एक्सेस सप्लाई होता है वो किसकी वजह से होता है, प्राइस फ्लोर की वजह से होता है। नेक्स्ट बोला गया कि इंपोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर लीड टू एक्सेस डिमांड, नहीं। प्राइस सीलिंग की वजह से क्या होता है, एक्सेस डिमांड होता है, और प्राइस फ्लोर की वजह से एक्सेस सप्लाई। इसने उल्टा बोल दिया है। तो यहाँ पे प्राइस फ्लोर की वजह से एक्सेस डिमांड होगा, नहीं होगा, हमारा एक्सेस सप्लाई होगा। तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है, एक बार आप क्या करो, रीड कर लो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखोगे क्वेश्चन बोला गया है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसके फीचर बताओ। तो देखो, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा उसमें फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, बिल्कुल सही, प्राइस टेकर होती है। जो एमआर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्केट प्राइस के बराबर होता है। तो देखो, जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें P इक्वल AR इक्वल MR आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो बिल्कुल सेकंड भी सही है। सिर्फ सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, नहीं, इसमें सेलर एंड बायर दोनों को ही क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग। फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बिल्कुल सही। फर्म शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बट लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो हमारा फोर्थ सही है। पहला, दूसरा, चौथा कहां पे, ए ऑप्शन पे है। तो ये क्या होगा हमारा, राइट है।